हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो अभी हमने पढ़ा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि जब हमें एक सिलेक्शन ऑफ गुड करना है वो कौन से सोर्सेज से करना है, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या वारंटीज़ होती है कि अगर बाई चांस फेलियर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या दूसरा ऑप्शन है, क्या कुछ है, वो सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें हमें खुद से फॉलो करनी पड़ती हैं, वो हमें कोई गवर्नमेंट कोई लॉ हमें नहीं बताता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या होती है कि वो चीज़ें होती है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जो सबसे शुरू में बनाते हैं हम। सो स्टेटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो हम वहाँ पर स्टेटमेंट बनाते हैं। सच रिप्रेजेंटेशंस में और मे नॉट बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, डिपेंड करते हैं कि जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं। सो जो स्टेटमेंट है वो आगे जाके डिज़ोल्व हो जाती है रिप्रेजेंटेशन में। जो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती है। मान लीजिए मैंने कुछ सोचा है और वो मैंने सोचा है वो सिर्फ मेरी स्टेटमेंट है, और जब भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में रखूँगी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो मेरी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। इट बिकम द इंट्रीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी रिलाइज ऑन इट, और मैं इसको इंट्रीगल पार्ट बना लूँगी। जो दूसरी पार्टी होगी इसे वो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये स्टिपुलेशन बन जाएगी, क्योंकि स्टिपुलेशन होती है जो असेंशियल होता है फॉलो करना। फिर उसके बाद टू मेन पर्पस और कोलैटरल विद टू मेन पर्पस। सो कंडीशंस एंड वारंटीज। फिर जो स्टिपुलेशंस होती हैं ये आगे जाके टू सब डिवाइडेड हो जाती हैं। एक हो जाता है कंडीशन, सेकंड हो जाता है वारंटी। अब इस पूरे डायग्राम को थोड़ा वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी मीनिंग। कंडीशंस एंड वारंटीज अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन को सेक्शन 12(2) में लिखा हुआ है ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में कि अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंडीशन होती है मेन पर्पस होता है, अगर ये चीज़ होगी तो मैं नहीं वो चीज़ करूँगी। मान लीजिए कि मुझे कोई कार लेनी है और मुझे वही कार चाहिए उसी कलर में, अगर वो कलर नहीं होगा तो मैं नहीं ले सकती हूँ कार। मतलब कलर तो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, मतलब वो मॉडल, मुझे वॉक्सवैगन की कार चाहिए तो मुझे वॉक्सवैगन ही लेनी है, मैं किसी और ब्रांड की कार नहीं लूँगी। ये जो कंडीशंस होती है मेन पर्पस होता है। सो कंडीशन क्या होती है, ये कैसी स्टिपुलेशन होती है जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ये चीज़ नहीं होगी एंड इट्स दी ब्रीच गिव द एग्रीव पार्टी द राइट ऑफ रिपीटेड कैंसिल टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरे पास वो राइट है कि मैं वो चीज़ कैंसिल कर सकती हूँ, या मैं अपना जो मुझे डैमेज मिला है वो भी क्लेम कर सकती हूँ। तो इसके की पॉइंट क्या होता है, इट गोज टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का रूट है इन द सेंस कि सबसे मेन पॉइंट है। एग्जाम्पल, इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ न्यू कार फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि मुझे किसी कार का स्पेसिफिक मॉडल चाहिए। इफ़ द सेलर डिलीवर्स एन ओल्ड और डिफरेंट मॉडल, अगर मुझे उसका डिफरेंट मॉडल या फिर कोई ओल्ड सेलेक्शन कलेक्शन दे दिया है तो मेरे पास वो राइट है कि मैं उसे रिजेक्ट कर सकती हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ। तो पढ़ते हैं वारंटी। वारंटी होता है कि मैं थोड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। सो जो वारंटी है ये सेक्शन 12.3 में है ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 की अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल, ये सेकेंडरी टू द मेन पर्पस, ये मेरा सेकेंड पर्पस होता है। इट्स ब्रीच डज नॉट एंटाइटल द बायर टू रिजेक्ट द गुड। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, बट मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा या फिर हमें रिप्लेसमेंट मिल जाती है। मान लीजिए कि मेरी उस कार में टूल किट नहीं आई है तो मैं टूल किट के लिए पूरी कार तो वापस नहीं करूँगी ना, मैं उसका कंपनसेशन ले लूँगी, तो वो चीज़ें वहाँ पे बैलेंस हो जाएंगी। सो की पॉइंट, इट इज़ अ माइनर टर्म, ये थोड़ी माइनर टर्म होती है और कोई सेंट्रल कोई पॉइंट नहीं होता किसी कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल, इफ़ अ न्यू कार इज़ डिलीवर्ड एज एग्रीड बट टूल किट इज़ मिसिंग, जैसे कि टूल किट मिसिंग है उसकी और वहाँ पे कोई ब्रीच हो गया वारंटी में, तो मैं उसको क्लेम कर सकती हूँ, मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। सो अगर समरीज की पढ़े तो कंडीशन क्या है, सेक्शन 12 का 2 असेंशियल टर्म होती है। अगर ये हमारा कैंसिल, अगर ये ब्रीच हो गया तो हम कैंसिल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। अगर वारंटी है तो ये माइनर टर्म होती है, यहाँ पे सिर्फ आप डैमेज कर सकते हैं, जब हमने अलाउंसेस ले सकते हैं, हम डायरेक्ट वो कैंसिल नहीं कर सकते। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। देन अब पढ़ते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन द कंडीशंस एंड वारंटीज एंड डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज। तो सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं पहले कि कंडीशन जो है ये स्टिपुलेशन है जिससे हम किसी भी
कॉन्ट्रैक्ट के बायर को सेव करते हैं उसके लॉस से, जो उसे होने वाला होता है, जैसे उसके साथ डिफेक्टिव गुड या फ्रॉड वगैरह ये सब चीज़ होने वाला है तो उससे ये सेव करता है। मीनवाइल जो वारंटी है ये भी एक स्टिपुलेशन है, इसमें भी हम बायर को लॉस से बचा रहे होते हैं जो फ्रॉड वगैरह का होता है। इसके मोड क्या होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं उनमें से एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकते हैं, जो वारंटी होती है वो भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड हो सकती है। मीनवाइल अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कंडीशन होती है मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस, जो कंडीशन होता है वो मेन पर्पस होता है। मीनवाइल जो वारंटी होता है ये कोलैटरल होता है मेन पॉइंट का, ये मेन नहीं होता, उसका कोलैटरल होता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच के, अगर ब्रीच हो गया तो क्या होगा, जो एग्रीव पार्टी होगी मतलब जिसने क्लेम फेस कराई सारी चीज़ें, वो टर्मिनेट कर सकती है या फिर डैमेज क्लेम कर सकती है, मतलब टर्मिनेट इन सेंस वो पूरा कैंसिल कर सकती है या फिर क्लेम भी डैमेज कर सकती है। देन उसके बाद एग्रीव पार्टी के ना टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं कर सकता बट वो अपना डैमेज क्लेम कर सकते हैं। देन म्यूचुअल इफेक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर हमारा कंडीशन टूटा है तो हमारी वारंटी भी टूटी है, और अगर एग्री पार्टी चाहे तो वो सिर्फ डैमेज के लिए अलाउ कर सकती है। वो मान लीजिए कि अगर उसे नहीं बदलनी है वो चीज़ ना करे, वो सिर्फ डैमेज में रुक सकती है। और ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वहाँ पे वारंटी ब्रीच हुई है तो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर हमारी वारंटी टूट जाती है तो हम इसे कंडीशन नहीं मांगते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है एज वेल एज एक्सचेंज भी मिल रहा है, बट हमारा सिर्फ वारंटी में सिर्फ हमें रिप्लेसमेंट मिलती है। देन उसके बाद राइट्स, अगर ग्रीफ पार्टी के दो राइट्स होते हैं, या तो उसको कैंसिल कर सकता है फिर कंपनसेशन ले सकता है, बट ये जो वारंटी इसमें सिर्फ उसे कंपनसेशन मिल सकता है। देन परफॉर्मेंस ऑन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है जो ग्रीफ पार्टी होती है उसे फ्री मिलता है, फ्री परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारी वारंटी में ब्रीच आ जाता है द एग्रीव पार्टी डज नॉट फ्री फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे वो नॉट फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब पढ़ लेते हैं कि वे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब हम किसी कंडीशन को वारंटी की तरह पे ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास चांस है कि मुझे वो मिल सकता है, मैं कार पूरी कैंसिल कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी, मैं सिर्फ अपने डैमेजेस क्लेम कर लूँगी। सो सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 की जो सेक्शन 13 है 1930 का, उन्होंने हमें बताया कि जो कंडीशन है वो एज अ वारंटी भी ट्रीट की जा सकती है। द सेक्शन अलाउज फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच, जो कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे जो कंडीशन है वो कैंसिलेशन नहीं बनती है बट हम उसे ब्रीच मान लेते हैं, तो वो कैसे कैसे काम करती है। सो सेक्शन 13 ने बोला है कि जो कंडीशन है वो एज अ वारंटी काम कर सकती है। तो अभी हम फॉलोइंग सिचुएशन में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज वॉलंटरी वेवियर, तो इसमें क्या होता है, वॉलंटरी वेवियर अकर्स व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड डिस्पाइट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, की मान लीजिए कंडीशन में ब्रीच है बट फिर भी जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बाय डूइंग सो बायर वॉलंटरी फॉरगोज द राइट टू ट्रीट द ब्रीच एज कंडीशन इंस्टेड टू ट्रीट इज वारंटी। जो बायर होता है वो वॉलंटरी चाहता है कि मैं उसे कंडीशन ना लूँ, मैं उसे वारंटी की तरह से ले लूँ, मतलब उसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है माइंडसेट की वजह से। एग्जाम्पल, अगर एक बायर है, इफ बायर एग्री टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव मशीन, अगर उसने वो डिफेक्टिव मशीन की जो डिलीवरी है वो एक्सेप्ट कर ली है जो कि वर्किंग कंडीशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वर्किंग कंडीशन में थी, और दे वेव देयर राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट इंस्टेंट दे क्लेम कंपनसेशन, क्योंकि उन्होंने वो जो डिफेक्टेड मशीन का जो ऑर्डर है उनके पास उन्होंने कैंसिल नहीं करा बट उसका कंपनसेशन ले लिया, आप उनसे ना रिपेयर के पैसे मांग लिए। देन वॉलंटरी वेवर में क्या होता है, वो थोड़ा कंपनसेट, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उसके साथ, ठीक है, वो मतलब कंपनसेशन ले लेता है बन। देन सेकंड इज कंपल्सरी वेवर, तो कंपल्सरी वेवर में क्या होता है, समटाइम्स बाय नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्कमस्टांसेस द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स इवन कंडीशन इज ब्रीच्ड, कि मान लीजिए कंडीशन ब्रीच हो गया, मेन चीज़ ही ब्रीच हो गई है पर वो चाह के भी नहीं कर सकता है। सो द ब्रीच कंडीशन इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज वारंटी, की जो कंडीशन है वो जो हमारी वो ऑटोमेटिकली वारंटी की तरह से ली जाती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इफ़ अ सेलर डिलीवरी गुड लेड बाय द बायर स्टिल यूजेस देम, कि उसने डिलीवरी करी है बट बायर को पता है वो चीज़ें है या फिर उसे नहीं पता है बट उसने उसे यूज़ कर लिया है। सो दे आर ट्रीटेड एक्सेप्टिंग द डिले, उन्होंने डिले को एक्सेप्ट कर लिया है और वो जो कंडीशन है वो भी ब्रीच हो गई है, बिकम द ब्रीच ऑफ वारंटी अलाउ द बायर टू क्लेम डैमेज बट नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, हम उसे सिर्फ डैमेजेस क्लेम देंगे बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, उसने उस चीज़ को यूज़ कर लिया है तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। देन थर्ड इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेंस इन सिचुएशन वेयर इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द बायर टू रिजेक्ट द गुड, जहाँ पे जो बायर होता है उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता गुड को, इवन दो अ कंडीशन हैज़ बीन ब्रीच, अगर कंडीशन भी टूट जाए तो द कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। दिस इज अ टिपिकली सीन व्हेन गुड कैन नॉट बी रिटर्न और बैन नो ऑप्शन और टू एक्सेप्ट
टू देम कि उसे सिर्फ एक्सेप्ट करना है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल, जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल है और वो टाइम पे भी डिलीवर हो गई है, बट जो बायर है वो उसे रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो जब जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो टाइमली डिलीवरी था, वो मुझसे एज ए वारंटी ले लिया है। तो वारंटी वेवर क्या हो जाता है, जो बायर है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि गुड टूट जाती है, कंपलसरी वेवर हो जाता है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं नेचर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की वजह से, जहाँ पे उसे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, इम्पॉसिबिलिटी, जब वो चाह के भी ऐसी चीज़ें चेंज नहीं करवा सकता है। देन अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज़ की जो कंडीशंस एंड जो वारंटीज़ होती हैं वो कितने टाइप्स की होते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या होता है, सो देयर आर नॉट रिटन और स्पोकन, ये लिखी हुई और ये बोली हुई नहीं होती है, बट द लॉ अज्यूम मेरे पार्ट ऑफ एग्रीमेंट कि गवर्नमेंट ने ऐसे बोला नहीं है कि भाई तुम करो करो करो, नहीं, ये हमें ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो दे एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द बायर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, की ना बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं किसी सेल में। इम्प्लाइड कंडीशन जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, द सेलर हैज़ राइट टू सेल द गुड्स, जो सेलर होता है उसे टाइटल के साथ वो गुड सेल करनी होती है, जो गुड है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, जो गुड है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फ़िट होनी चाहिए, जैसे कि उसकी एक्सपर्टीज़ है, जो गुड्स हैं वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, और जो डिस्क्रिप्शन है एज ए सैम्पल से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज़ क्या होती है, जो कि जो गवर्नमेंट नहीं बोलती है वो हमें ऑटोमेटिकली फील करके लिखनी चाहिए। तो कंडीशंस क्या होती है, मेन चीज़ें कि वो टाइटल के साथ होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन से, अगर डिस्क्रिप्शन से बेची है तो उसके साथ होनी चाहिए, एग्जाम्पल से बेची है तो उसके साथ होनी चाहिए। और वारंटीज़ क्या होती हैं, जो बायर होता है वो पूरा पोजीशन इंजॉय कर सकता है, उसे कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसकी ऑनरशिप के बारे में। देन जो गुड्स हैं उनमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होनी चाहिए, मान लो आपने ऑर्डर कर दिया, बाद में आप बता रहे हो कि अब आपको ये भी पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद पढ़ते हैं एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज़, दीज आर क्लियरली स्टेटेड एंड एग्रीड अपॉन बोथ पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों बोथ जो मिलके होती हैं ये अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से। देन एक्सप्रेस कंडीशंस आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीट। जो एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही लिखी जा चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंडीशन दैट द गुड मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ सर्टेन डेट, जैसे कि हमने किसी का डेट टाइम ऐसे मेंशन कर दिया है। और एक्सप्रेस वारंटीज़ क्या होती है कि सेलर प्रॉमिस करते एक दूसरे को कि वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ सेलर में स्टेट अ मशीन ब्रांड न्यू हैज़ अ 2 ईयर वारंटी, कि मान लो उसने ब्रांडिंग मशीन दी है, क्वालिटी वाइज उसने 2 ईयर की हमें वो दे दी है, वारंटी दे दी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो अब इनको वन बाय करके थोड़ा एलोबरेटली पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस क्या थी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पेड ऑफ द कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स। अब पढ़ते हैं इम्प्लाइड कंडीशन क्या क्या थी। तो इम्प्लाइड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट सेल, तो फर्स्ट इज कंडीशन एज टू टाइटल ऑनरशिप, जो कि आता है सेक्शन 14A के अंडर। तो इसमें क्या बोला था कि हम उसे टाइटल के साथ वो चीज़ देंगे। द सेलर मस्ट हैव द लीगल राइट टू सेल द गुड, जो सेलर होता है उसका एक राइट है कि आप उसको लीगली उसको सेल करोगे। इफ़ द सेलर डज नॉट ओन द गुड्स और लैक ऑफ अथॉरिटी द बायर कैन रिजेक्ट दैम। मतलब वही है कि अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है तो आप कैसे बेच सकते हैं, आपके पास वो ऑनरशिप, आपके पास वो टाइटल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके पास वो टाइटल खुद ही नहीं है तो आप कैसे बेच सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ें किसी से, मोटर कार है वो किसी से रेंट पे ली और फिर मैंने आके जाके वो किसी को बेचते, तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास उसकी खुद पे ओनरशिप होनी चाहिए। देन सेकंड इज कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर आप डिस्क्रिप्शन से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जब आपने जो सेक्शन 15 के अंदर आती है, व्हेन गुड्स, जो गुड्स होती हैं वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा सोल्ड की जाती हैं, दे मस्ट एक्जैक्टली मैच द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने किसी को डिस्क्रिप्शन से चीज़ें बेची हैं तो वो डिस्क्रिप्शन को मैच करनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं कोई सिल्क का बैग बेच रही हूँ और मैंने वो उसको जाके ना सिंथेटिक फैब्रिक का बैग दे दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने उसे डिस्क्रिप्शन, मैंने उसको सिल्क का दिखाया तो मुझे सिल्क का ही देना पड़ेगा। दे मस्ट एग्जैक्टली मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन, वो एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। दिस अप्लाइज स्पेशली इन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन कैटलॉग में बहुत ज़्यादा इधर हो जाता है। मान लीजिए हमने क्वालिटी अदर लिखी हुई थी और हमें अदर प्रोडक्ट दिया, तभी तो चीज़ें वो मिसमैच हो जाती है। सो क्योंकि जो ऑनलाइन जो चीज़ें बिकती हैं वो बायर तो सी नहीं कर पाता, क्योंकि वो मतलब ऐसे फील नहीं कर पाता ऐसे फिजिकली। तो जो कंडीशंस है यहाँ पे क्या आती है कि जो आपको डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए। देन कंडीशन इन सेल बाय सैम्पल, अगर मान लीजिए सैम्पल, मान लीजिए मेरी टमाटो ग्रेवी है, मैं वो टमाटो ग्रेवी बेचती हूँ, तो अगर मैंने उसको मान लीजिए अच्छी क्वालिटी की भेजी थी सैम्पल, बट मैं उसे गंदी क्वालिटी भेजूँ तो वो क्यों खरीदेगा। तो हमारी जो चीज़ है वो सैम्पल से मैच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17।
देन इफ़ गुड्स आर सोल्ड बेस्ड ऑन सैम्पल, अगर आपने सैम्पल भेजा है, आप बल्क नहीं भेज सकते, तो आपका जो बल्क में जो आप डिलीवरी करने वाले हैं वो आपकी सैम्पल से क्वालिटी मैच होनी चाहिए। देन द बायर मस्ट ऑल्सो गेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द सैम्पल, और बायर को ये अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि वो एक बार चेक कर ले कि आपको सैम्पल से चीज़ मिले फिर नहीं मिले, फिर बाद में वो बोलेंगे कि अपने सेलर को कि आपने चीज़ें गलत दे दी है वो, बल्कि बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जिस चीज़ों को इंस्पेक्ट करे। देन सेकेंड इज़ कंडीशन इन सेल बाय सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कि आपने जो सेक्शन 15 में है कि आपने सैम्पल से भेजा है, डिस्क्रिप्शन से भेजा है, तो आप उस पर चेक कर लो। इस सेल, अगर हमारी सेल बोथ पे बेस्ड है, मतलब सैम्पल डिस्क्रिप्शन दोनों पे है, जो गुड है वो सैम्पल डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होनी चाहिए। अगर वो किसी एक से भी मैच नहीं हो रही है तो जो बायर का राइट है कि उसको वो रिजेक्ट करता है। देन कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस 16.1 सेक्शन में है, इफ़ बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, कि अगर मान लीजिए उसके स्किल या जजमेंट द गुड्स मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस दे मस्ट बी रीजनेबल फिट फॉर दैट पर्पस, कि मान लीजिए कि उसने वो स्पेसिफिक स्किल्स की वजह से ली है, मतलब स्किल्स इन द सेंस कि हमारी बुक में एक ऊषा का सैंपल है कि मतलब वो जाके ऊषा की मशीन उसने ली है, तो उसने ये नहीं देखा कि वो अच्छे से चलते कि नहीं चल रहे, बट उसने एक उसकी गुडविल इमेज की वजह से वो चीज़ ली है कि उसने स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर किसी चीज़ की के लिए डिमांड करने आया, तो वो चीज़ भी उसे अच्छे से चेक करनी चाहिए। देन 6 इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, इफ गुड्स बोथ बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर डील्स इन सच गुड्स दे मस्ट बी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी फिट फॉर सेल एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, अगर उसने किसी की मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी की वजह से मतलब सेलिंग एक्सपर्टीज़ की वजह से लिया तो वो भी मैच होनी चाहिए। Then 7 is condition to wholesomeness, especially relevant for food items. Goods must be not be merchantable quality but also safe and healthy in consumption, कि वो सिर्फ ऐसे रीच देख के ना ले, वो आपके लिए कितनी बेटर है कितनी बेटर नहीं है वो चीज़ें भी चेक करके ले। Then 8 is condition implied by custom or usage by trade, if particular trade has a common practice or custom, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर ट्रेड की वो कॉमन कस्टम चीज़ें हैं तो वो इम्प्लाइड बन जाती है, इवन अगर वो रिटर्न में भी ना हो वो तब भी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सो ये सारी आपकी कंडीशंस थी, इम्प्लाइड कंडीशंस थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइड वारंटीज़ अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट अगेन टाइपिकली मॉडल्ड आफ्टर यूके एंड इंडियन लॉ, कि जो मैं यूके एंड इंडियन लॉ के अंदर जो ही चलता है। सो इम्प्लाइड वारंटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सेल ये क्या है। सो फर्स्ट इज वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन सेक्शन 14B। सो द बायर इज इंटाइटल्ड टू एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि अगर आपने वो चीज़ उसे दे दी है तो बाद में उसे कोई से तंग ना करे, उसकी ऑनरशिप के लिए वो अच्छे से उसको आराम से इंजॉय करे जो गुड उसको मिली है। दिस मीन दैट नो वन शुड इंटरफेयर, कि कोई उसको इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी ऑनरशिप में, उसने पूरा चीज़ वो ली है, राइट है उसके पास उस चीज़ों को करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बाहर जो है वो कंपनसेशन के लिए चीज़ें मांग सकता है। देन सेकेंड इज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, की मान लीजिए सेक्शन 14C द गुड सोल्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम हिडन चार्जेस, की वही की जो हिडन चार्जेस नहीं देने चाहिए उसको, मतलब उसके कोई मोर्टेज और लीन वगैरह नहीं है, जो बायर है उसको अच्छे से इन्फॉर्म कर दीजिए पहले ही, बाद में कोई चीज़ आके हमें बाद में ना तंग करे। देन थर्ड वन इज़ वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड सेक्शन 16.4, अगर वहाँ पे वेल नोन कस्टम ट्रेड है जो किसी पर्टिकुलर काइंड की क्वालिटी परफॉर्मेंस बेचता है तो अपने वो स्टैंडर्ड्स किसी को गिराए ना, अगर वो इम्प्लाइड वारंटी फॉर नॉट स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तब भी। देन फोर्थ इज वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड, की वारंटी की अगर आप कितनी भी डेंजरस गुड्स हैं आप पहले से उसको एक्सप्लेन करके चले। इफ गुड सोल्ड इन इनहेरेंट डेंजर सच एज केमिकल, अगर केमिकल मशीनरी एक्सप्लोसिव ये चीज़ें उसमें है, जो सेलर है वो उस चीज़ से अवेयर है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बायर को उसके बारे में बताए, उसकी लायबिलिटी बनती है कि उसके बारे में बताए कोई आगे जाके मिस हैपनिंग ना हो जाए। देन दीज इम्प्लाइड वारंटीज प्रोटेक्ट द बायर इवन व्हेन नोट रिटर्न इन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर फेयर डीलिंग, तो ये सब चीज़ें जो बायर होता है उसके बचाती है। तो अब पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट आर्म्टर इन रिलेशन टू सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट, की जो हमारा जो कैवेट आर्म्टर है क्या है, मुझे लगता है ये ना आता है, मुझे लग रहा है ना ये आता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा आता है और इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। सो डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं क्या है ये। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट आर्म्टर इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, कि जो बायर है उसे एकदम बेवकूफ़ होकर गधे चाल में नहीं जाना चाहिए, उसको खुद में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जाके कुछ करे। सो इट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर टू केयरफुली बाइंड परचेजिंग द गुड्स, ये जो बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो परचेज करने से पहले उस गुड को अच्छे से चेक करे, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करे उस चीज़ को लेने से पहले बिफोर द ब्लाइंड ट्रस्टिंग ऑन अदर्स। सो इफ द गुड्स रिटर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर वो सेल अगर
उसको डिफेक्ट निकल गया और अनलेस देयर वाज अ वारंटी और अ कंडीशन वॉलेटेड कैन नॉट बी कि ना जो हमारा बायर होता है वो ब्लेम नहीं कर सकता सेलर को अगर उसकी गुड है वो ख़राब आ गई है या फिर डिफेक्टिव निकल गया, बल्कि वो वारंटी में कंडीशन में जो भी हो, पर वैसे ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक सेलर होता है वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने कि वो उसके प्रोडक्ट में कहीं डिफेक्ट नहीं हुआ है, वो आपकी गलत डिसीजन की गलत चॉइस का लायबल नहीं होता है। मान लीजिए आपको उसने दो तरह की कैट दिखाई, उसने बोला एक पिंक कलर की है एक रेड कलर की है, तो आपका फेवरेट रेड है तो आप वो रेड लेके चले गए। बाद में ना अगर मान लीजिए आपकी इसमें ये जो गुड है वो टूट गई है तो आप उसको चेंज करा सकते हो, बट आप बाद में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे वो पिंक कलर चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो आपका डिसीजन था, वो आप पे डिपेंड करता था कि आपने पिंक ली या रेड ली। बट आप उसके लिए सेलर को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपने डिफरेंट कलर लेना है। तो जो सेलर होता है वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए लायबल होता है, आपकी चॉइस के लिए लायबल नहीं होता। देन अब पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ कैविड एम्पर की क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सो फर्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। अगर सेलर ने ही कोई चीज़ हमें गलत मिस रिप्रेजेंट करी हो तो तब वहाँ ये रूल एक्सेप्ट नहीं होता। सो इफ़ द सेलर मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, अगर जो सेलर है उसने फॉल्स स्टेटमेंट बनाई है या फिर बायर को मिसलीड करा है और उसके बाद जो बायर है वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। देन सेकंड इज फिटनेस ऑफ बायर पर्पस, कि अगर वो मैंने जिस चीज़ के लिए ख़रीदा था मुझे फिट ही नहीं हो रहा है, व्हेन द बायर रियलाइज द सेलर स्किल जजमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि उन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोला था और जो गुड है वो उसके लिए अनफिट निकल गया, तो जो सेलर होगा वो लायबल होगा। देन थर्ड इज सेल अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम, की अगर वो ट्रेड नेम या पेटेंट के अंडर की गई हो, जो बायर है उसे प्रोडक्ट का किसी ब्रांड का कोई सीन है, जो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता अनलेस द बायर रियलाइज सेलर स्किल जजमेंट, कि उसने वो जजमेंट की वजह से सिर्फ वो चीज़ बीच में आई थी। देन फोर्थ इज मर्चेंटेबली क्वालिटी, कि गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन मस्ट बी मर्चेंटेबली क्वालिटी, मीनिंग फिट फॉर जनरल यूज़ एंड फ्रॉम हिडन डिफेक्ट्स, कि वहाँ पे कोई हिडन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जनरल यूज़ के लिए होनी चाहिए। देन गुड सोल्ड बाय सैम्पल, कि अगर बाय सैम्पल सेंड करिए तो वो सैम्पल्स एकदम मस्ट मैच होनी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसको कंपेयर एंड इंस्पेक्ट करने की। देन सिक्स्थ इज गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन से सोल्ड हुई है, अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती तो बायर है जो उसको रिजेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद सेवंथ इज गुड सोल्ड बाय सैम्पल एज वेल डिस्क्रिप्शन, अगर आपने सैम्पल एज वेल डिस्क्रिप्शन से सोल्ड करी है बट वो दोनों ही मैच नहीं हो रहे, फिर एक भी मैच नहीं हो रहा, तब भी वहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकता है उसको। देन ट्रेड यूज इज सेक्शन 16(3), इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड कस्टम क्वालिटी एंड फिटनेस इट बिकम इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन अनलेस एक्सक्लूडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, की अगर मान लीजिए वहाँ पे उसने पर्टिकुलर किसी यूजेज की वजह से किसी ट्रेड ब्रांड एम्बेसडर का कोई सीन है तो वहाँ पे वो चीज़ मैच नहीं होती। देन नाइन्थ इज कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड एंड कॉयर्सन, कि अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या फिर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर किसी के फोर्स में आके वो चीज़ करी है तो वहाँ पे जाके वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसे एक एक्सपेक्टेशन, ये थोड़ी एक्सेप्शंस थी जो बायर थी जहाँ पे यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। क्योंकि कमेंट्स में ऐसा होता है कि अगर आप को नोट्स चाहिए तो आपको पर्टिकुलर वीडियो में जाना पड़ेगा, बट चैनल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सारी PDF एक जगह पे मिल जाएंगी। सो गुड लक।